हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का आउटपुट पर। बेटा जी, आज से स्टार्ट करने वाले एक नया अध्याय, हमारी कक्षा 11वीं का छठा अध्याय है, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों का शारीर, ना कि शरीर। शरीर नहीं, बॉडी नहीं, शारीर। अब शारीर क्या होता है पढ़ेंगे, ठीक है। नाम है इस अध्याय का क्या? पुष्पीय पादपों का शारीर, ठीक है। पहला लेक्चर है, क्या देखेंगे बेटा जी आज इस अध्याय का? हम देखेंगे क्या? परिचय। जो भी कुछ पढ़ेंगे उससे संबंधित आएंगे लास्ट में क्या? क्विज, ठीक है। आर यू रेडी गाइज? स्टार्ट करें। आइए, क्या पढ़ने वाले बेटा? पुष्पीय पादपों का शारीर। अब क्या मतलब है इसका? आइए एक बार इसको अंग्रेजी में और देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इससे पहले वाला जो अध्याय था उसका नाम क्या था? पुष्पीय पादपों की आकार की। क्या नाम था? पुष्पीय पादपों की आकार की, ठीक है, यही था ना। लेकिन इस अध्याय का नाम है पुष्पीय पादपों का शारीर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। छठा अध्याय हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों का शारीर। क्या मतलब है? फाइनली आप पूछेंगे सर ये शारीर या ये इसको शारीर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। इसका मतलब क्या आप जानते हैं क्या? कि किसी भी जीव का चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो प्राणी या जंतु हो, है ना, उसका जब हम आंतरिक अध्ययन करते हैं, कौन सा अध्ययन याद रखना? आंतरिक अध्ययन जब करते हैं बच्चों, तो उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, या उस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या? शारीरिकी या शारीर या एनाटॉमी। तो आज के बाद कभी मत भूलना, यहां पर वर्ड जो आ रहा है वो शारीर आ रहा है, ना कि शरीर आ रहा है। देखिए, ये मेरी बॉडी है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शरीर। अब इस शरीर का, इस बॉडी का बाहरी भाग भी है और अंदरूनी भाग भी है। अगर हम बाहर से अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? आकारिकी। और अगर हम आंतरिक अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? शारीरिकी। तो दो वर्ड है, मैक्सिमम बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें अपने बेसिक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, मेरा एम जो रहता है वो ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ाना नहीं, कि बहुत सारी चीजें पढ़ा दी ना, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको सिंपल तरीके से समझाना, ताकि उनका कंसेप्ट जो है ना आपका वो बिल्ड रहे, भूले ना चीजों को, ठीक है। यही तो है भैया, जीव विज्ञान में है क्या? सोचिए, कुछ भी तो नहीं है, कोई कंसेप्ट बहुत टफ है क्या? नहीं, बस चीजें जो होती है वो टफ कब पड़ जाती है? जब आप उसको फील नहीं करते, उसको समझते नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो, ठीक है। जब चीजों का कंसेप्ट ही नहीं पता होता, मतलब ही नहीं पता होता, तो वो फिर ऊपर से निकल जाती है और फिर वो याद नहीं रहती है, ठीक है। अब जैसे कई बच्चे ना इस चैप्टर को क्या बोलते थे? पुष्पीय पादपों का शरीर। अरे शरीर थोड़ा ना, शारीर है, एनाटॉमी है, आंतरिक अध्ययन है, ठीक है। तो आई होप इतनी सी बात मीनिंग समझ में आ गया, इस चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना। अब बात करते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वो पादप जो कौन है? पुष्पीय पादप है, यानी जो एंजियोस्पर्म है, आवृत बीजी हैं, जिनमें पुष्प मिलता है ना। हम उनका क्या देखने वाले हैं, या हम उनकी क्या करने वाले हैं? हम उनका अध्ययन करने वाले हैं। कहां से? बाहर से कि अंदर से? अंदर से बाहर से कर लिया हमने, देख लिया भैया। बाहर से मूल देख ली, तना देख लिया, पत्तियां देख ली, पुष्प देख लिया, ये सारी, और फल देख लिया, बीज देख लिया, ये सब कुछ बाहर से हमने देख लिया। लेकिन अंदर से क्या क्या चीजें मिल रही हैं वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, है ना। तो आंतरिक अध्ययन करना पड़ेगा, यानी शारीरिकी करनी पड़ेगी, यानी एनाटॉमी करनी पड़ेगी। और फाइनली बिंदु पर आते हैं कि आप बोलेंगे सर चलिए अध्ययन किया, आंतरिक अध्ययन किया, क्या मिला? क्या मिला? आप जरा सोचिए, मैं अंदर से किससे बना हूं, आप अंदर से किससे बने हुए? पेड़ पौधे अंदर से किससे बने हुए? आप बोलेंगे सर कोशिका। भाई जीवन की मेन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका। तो हम भी और पेड़ पौधे भी किससे बने हुए हैं? कोशिका से। याद आ रहा है कोशिका सिद्धांत श्लाइडेन और श्वान ने दिया था? क्या बोला था? पेड़ पौधे और प्राणी यानी प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने होते हैं? कोशिका से। याद है? भूले तो नहीं है? पक्का ना? आइएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो आंतरिक अध्ययन जो होता है, ध्यान से सुनना, आंतरिक अध्ययन जो होता है उसमें हमें पता लगता है क्या? कि कोशिकाएं मिल रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ कोशिका समान होती है। कैसी होती है? एक दूसरे के बिल्कुल समान होती है। देखिएगा कुछ ऐसे, ये गोल, ये गोल, गोल गोल गोल, इस तरीके से, ठीक है। और कुछ कोशिका असमान होती है। अब ये कोशिका एक दूसरे के समान, लेकिन जरा सोचिए, ये कोशिका एक दूसरे से आप बोलेंगे सर ये भी तो एक दूसरे के समान है। मैं बोलूंगा हाँ, ये भी तो एक दूसरे के समान है। मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन जरा सोचिए, जब मैं इन दोनों की तुलना करूंगा आपस में, इस कोशिका से तुलना करूंगा तो क्या बोलूंगा? सर कोशिका असमान है। जब इनकी आपस में इसकी इससे करूंगा तो समान आएगी, इसकी इससे करूंगा तो असमान आएगी। लेकिन 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 ये अगर मिलकर एक कार्य कर रहे हैं, ये अगर मिलकर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। या इधर देखिए, ये मिलकर एक कार्य कर रहे हैं, ऐसी कोशिका मिलकर एक कार्य कर रही है, ठीक है। अब होता है कंफ्यूजन। किस चीज का कंफ्यूजन? मैं आपको बताता हूं। मैं जब 11वीं कक्षा में था तो मेरे सामने, ध्यान से सुनना, मेरे सामने मेरी मैडम ने एक प्रश्न पूछा था, जो मैंने आपको कई बार पहले भी बताया। अगर नहीं बताया तो ध्यान से सुनना। मेरी मैडम ने मेरे से प्रश्न पूछा, भाई खड़े हो पार्थ, खड़े हो, बताओ ऊतक टिश्यू क्या होता है? ऊतक यानी टिश्यू क्या होता है? तो मैंने बोला मैम
कोशिकाओं का समूह जो एक निश्चित कार्य करता है, कोशिकाओं का समूह जो एक निश्चित कार्य करता है। उन्होंने बोला नहीं, पूरा आंसर दो। मैंने कहा मैडम मैं तो इतना सही जानता हूं, मैं तो इतना ही जानता हूं। ठीक है, फिर उन्होंने पूरा मीनिंग समझाया किसका, ऊतक का। हम सिर्फ इतना सही सोचते हैं क्या कि कोशिका, ध्यान से सुनना, क्या कि जब हम आंतरिक अध्ययन करते हैं हमें क्या मिलता है, अंदर बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है, यानी कोशिका का समूह मिलता है ना, कोशिका का समूह मिलता है। और हम कोशिका के समूह को क्या बोल देते हैं, ऊतक बोल देते हैं। क्या नाम देते हैं, ऊतक दे देते हैं। लेकिन क्या ये पूरी डेफिनेशन काफी है? क्या ऊतक सिर्फ यही होता है, कोशिकाओं का समूह? सोचिए, ये भी तो कोशिकाओं का समूह है, ये भी कोशिकाओं का समूह है, ये सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं, ये सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये भी तो कोशिकाओं का समूह है, ये भी तो कोशिकाओं का समूह है, लेकिन यहां पर सारी कोशिकाएं एक जैसी है क्या? नहीं, ये अलग है, ये अलग है। अब आप बोलेंगे सर यहां पर ना ये दो ऊतक है। ना 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 ना, ऊतक ये पूरा एक ही है, लेकिन किससे बना हुआ है? असमान कोशिका से। यहां पर किससे बना हुआ है? समान कोशिका से। यहां पर किससे बना हुआ है? समान कोशिका से। तो हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्या? ध्यान से सुनना, क्या कि ऊतक यानी टिश्यू क्या होता है? आपसे कोई पूछे ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, तो हम बोलेंगे कोशिकाओं, ध्यान से सुनना, कोशिकाओं समान या असमान समूह जो एक निश्चित, ध्यान से सुनना, जो एक निश्चित कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं क्या? ऊतक। अब आप देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर ये 6 कोशिकाएं, समझना, एग्जांपल समझना, यहां पर ये 6 कोशिकाएं दिख रही है आपको, आप बोले यहां से दिख रही है, ये 6 कोशिकाएं मिलकर एक कार्य कर रही हैं। मैंने बोला चलो जी बहुत अच्छी बात है, क्या मैं इसे ऊतक बोलूंगा? हाँ बोलूंगा। लेकिन ये जो ऊतक है क्या ये समान कोशिका का है कि असमान कोशिका? आप बोलेंगे सर समान कोशिका है, आकार में समान है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊतक है। मैंने कहा हाँ ये ऊतक है, बिल्कुल है। इधर देखिए, यहां पर भी कोशिकाएं कैसी है? समान है। क्या ये ऊतक है? हाँ बेटा ये भी ऊतक है, एक निश्चित कार्य कर रहा है, ये भी ऊतक है। मैंने बोला ठीक है, वेल डन। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये ऊतक है? अब बच्चों का माथा घूम जाता है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर ये ऊतक है, ये ऊतक है, दो अलग अलग ऊतक। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, हमने बोला ये पूरा एक ऊतक है। क्या है? ये पूरा एक ऊतक है, कोशिकाओं का समूह है, लेकिन समान कोशिकाओं का नहीं है, असमान कोशिकाओं का। यानी ये कोशिका और ये कोशिका कैसी हैं? असमान है एक दूसरे से, लेकिन किंतु परंतु क्या कर रही हैं? एक निश्चित कार्य कर रही हैं, एक निश्चित कार्य कर रही है। अब इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलेंगे? ऊतक बोलेंगे। समझ में आया? तो इस डेफिनेशन में यही तो था, या तो कोशिकाओं का समान समूह हो या असमान समूह भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था? जो एक निश्चित कार्य करते हैं। ये है कंप्लीट डेफिनेशन जो आपको समझनी थी। अब आज के बाद जिंदगी भर मत भूलिएगा, ये मत सोचिएगा कि ऊतक क्या होता है, सिर्फ कोशिकाओं का समूह होता है जो एक जैसी होती है। ना 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 ना, एक जैसी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन 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 एक निश्चित कार्य करेंगी, तब मैं उसे बोलूंगा क्या? ऊतक। आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा किसका? ऊतक का। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। आइए अब आगे चलते हैं। बेटा ये जो ऊतक जो है, ये ऊतक शब्द पादपों के आधार पर हम बात कर रहे हैं, जंतुओं की बात नहीं कर रहे मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की। ठीक है, तो पादपों में जो ऊतक जो होता है, ध्यान से सुनना, ये ऊतक शब्द जो है ये एक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, उनका नाम आपने याद रखना है, या मैं बोलूंगा खोज भी उन्होंने ही करी थी। ठीक है, खोजकर्ता और नामकर्ता। शब्द जो है ऊतक वो भी, और खोज जो है ऊतक वो भी, लेकिन किसमें? ध्यान से सुनना, किसमें? पादपों में, जंतुओं में नहीं। जंतुओं में अलग वैज्ञानिक, पादपों की बात कर रहे हैं। ठीक है, पादपों की बात कर रहे हैं, जंतुओं में अलग वैज्ञानिक है। पादपों में ऊतक शब्द, पादपों में ऊतक शब्द और ऊतक की खोज किसने करी थी? वैज्ञानिक का नाम मत भूलिएगा, निहीमिया ग्रीव। नाम याद रखना, कौन? निहीमिया ग्रीव। वो वैज्ञानिक था जिसने शब्द भी दिया क्या? ऊतक। कौन सा? पादप ऊतक ना, और खोज भी करी किसकी? ऊतक की। तो ये चीज याद रखना। जंतुओं के बारे में नहीं बता रहे हैं अभी, हम जंतुओं की बात नहीं कर रहे हैं, जब जंतुओं वाला चैप्टर आएगा तब वहां पर आपको बताया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ पादपों की बात कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट। बेटा ये जो ऊतक है इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया हमने एक पेड़ की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया। समझना, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? एक पुष्पी पादप की आंतरिक संरचना देख रहे हैं। हमें पता लगा भैया अंदर क्या मिल रहे हैं? ऊतक मिल रहे हैं। सर ये ऊतक किसने वर्ड दिया प्लांट्स में? सर किसने दिया? ग्रीव ने दिया। खोज किसने करी? ग्रीव ने करी, है ना। अब बात आ रही है इसका अध्ययन जो होता है किसका? ऊतक का, उसे हम क्या बोलते हैं? अब चाहे पेड़ हो चाहे जंतु हो, ऊतक दोनों में मिल रहे हैं। वहां पर भी अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, और यहां पर भी अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। याद रखना, हिस्टोलॉजी, जिसे हम सिंपल ऊतक विज्ञान भी बोलते हैं। सिंपल भाषा में ऊतक विज्ञान
लेकिन हिस्टोलॉजी शब्द आपने भूलना नहीं है। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, क्या? अध्ययन किसका? टिश्यूज का, यानी ऊतक का। सिंपल। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, पक्का? अब ध्यान से सुनना। अब हम बात करने वाले हैं ऊतकों के प्रकार की, किसमें? पुष्पी पादपों में, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादप। अब पुष्पी पादप में जब हमने आंतरिक संरचना देखी, हमें पता लगा भैया क्या मिल रहा है? ऊतक मिल रहा है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर कौन से ऊतक मिल रहे हैं, सर कौन से ऊतक मिलते हैं, है ना? आइए ध्यान से सुनना। हम बात करते हैं पादपों में, पर्टिकुलरली कौन से पादपों की बात कर रहे हैं यहाँ पर? पुष्पी पादपों की। पुष्पी पादपों में ऊतक के प्रकार। जो पुष्पी पादप है, एंजियोस्पर्म है, या मैं बोलूंगा उच्च श्रेणी के जो पादप जो होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? उच्च श्रेणी के पादप होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली पुष्पी पादप की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में। ठीक है, हमें पता लगा भैया ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पादपों की बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, जंतुओं की बात नहीं कर रहा, है ना? पादपों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है विभज्योतक ऊतक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है हमारा स्थायी ऊतक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में मेन अंतर जो था, ध्यान से सुनना, ये जो ऊतकों जो मिल रहे हैं यहां पर पेड़ों के अंदर, दो प्रकार के हैं। ठीक है, इन दोनों में अंतर जो होता है वो किस आधार पर ये दो अलग अलग प्रकार के मिलते हैं? तो याद रखना, कोशिका विभाजन के आधार पर। क्या लिखा मैंने? कोशिका विभाजन के आधार पर। बच्चों समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, हमने बोला कि जो पादप जो है, जो बड़े उच्च श्रेणी के पादप हैं, पुष्पी पादप हैं, जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, है ना? इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म की बात करें। हम देखना चाह रहे हैं कि भैया इन एंजियोस्पर्म में, इन पुष्पी पादपों में जब हम साइंटिस्ट अध्ययन करते हैं ना, तो उनको दो प्रकार के ऊतक मिलते हैं। एक कौन सा? विभज्योतक ऊतक। एक कौन सा मिलता है? स्थायी ऊतक। किस आधार पर दोनों अलग अलग होते हैं? हमने बोला सर कोशिका विभाजन के आधार पर ना। किसके आधार पर? कोशिका विभाजन के आधार पर भैया ये दो प्रकार के ऊतक मिलते हैं। अब आप बोलेंगे क्या दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे बेसिक अंतर है दोनों के बीच में, सबसे मेन अंतर है दोनों के बीच में, ये वो ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं जिनकी क्या बेटा जी? कोशिकाएं, ध्यान से सुनना, लगातार विभाजन करती हैं। ठीक है, याद रखना, ये वो ऊतक हैं जिनकी कोशिकाएं धड़ाई धड़, फटाई फट, धमाई धम विभाजन करे जा रही है, ना रुक रही है ना थम रही है, बस करे जा रही है। क्या? विभाजन। समझ में आया? जबकि ये वो ऊतक है, ध्यान से सुनना, ये वो ऊतक है जिसके नाम में देखिए क्या आ गया? स्थायी, परमानेंट। अब मैं विभाजन नहीं करूंगा, ये बोल रहे हैं मैं विभाजन नहीं करूंगा, मैं स्थायी रूप से पड़ा रहूंगा एक पेड़ के अंदर, मेरे अंदर क्षमता नहीं है क्या करने की? विभाजन। ऐसा ये बोल रहे हैं कौन? ये ऊतक। यानी इन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन की, ध्यान से सुनना, विभाजन की क्षमता नहीं होती। ठीक है, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। अब बोले सर इनमें अगर विभाजन की क्षमता नहीं होती तो फिर ये बनते कैसे हैं? पूछेंगे ना, सर ये अगर ऊतक जो है कोशिकाओं से बने हुए हैं, इन कोशिकाओं में अगर विभाजन नहीं होगा तो फिर ये ऊतक बनेंगे कैसे? आएगा ना मन में प्रश्न, आएगा दिमाग में प्रश्न आएगा ना कि सर आपने ये बोला ये विभाजन नहीं कर रही है। मैंने बोला हाँ नहीं कर रही है। फिर आप पूछेंगे सर अगर ये विभाजन नहीं करेंगी ये कोशिकाएं, फिर ये नई कैसे बनेंगी? तो याद रखना, यही वो ऊतक है, ध्यान से सुनना, ये वो ऊतक है जो लगातार विभाजन करती रहती है और बदल जाती है किसमें? इनमें। नहीं समझ में? देखो, मान लो ये गोल आकृति की, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, मान लो ये कौन है बेटा जी? हमारे विभज्योतक ऊतक है। कौन है ये? विभज्योतक। ठीक है, क्या कर रही है बेटा? जरा सोचिए, विभाजन करी, कितनी दिख रही है? 9 से कितनी हो गई? और बढ़ गई। समझ में आया क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है ना? अब इनमें से ना कुछ, मान लो ये वाली क्या हो गई? देखिए बदल गई। ये वाली जो थी विभाजन करा, ये विभज्योतक ऊतक विभाजन करती जा रही है और इन्हीं विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं बदल जा जाती हैं। किसमें बेटा जी? आपके दूसरे ऊतकों में। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इतना सा जो भाग जो था ना और इतना सा मान लेते हैं, इन्होंने देखिए वापस से सुना, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है वापस से सुना। देखो फिर से समझाता हूं, देखिए मेरे को पता है कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में, इसलिए मैं वापस से समझाता हूं। देखिएगा, ध्यान से सुनना। चलो अब देखना, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, देखिएगा आपको यहाँ पर ये विभज्योतक ऊतक की कितनी कोशिकाएं दिख रही हैं? आप बोलेंगे सर हमें 6 दिख रही है। मैंने बोला चलो जी ठीक है, आराम से सुनना। इन 6 ने विभाजन किया, हमने ये बोला था ना विभज्योतक ऊतक क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। चलो 6 से 12 बन गई, हो गई 12,
कोई दिक्कत तो नहीं है। ये नई कोशिकाएं, ये नई विभज्योतक ऊतक है। ठीक है, कितनी हो गई है? 6 से कितनी हो गई है? 12। चलो जी, अब 12 से और विभाजन हुआ। अब ये जो 6 इन्होंने भी विभाजन किया, इन 6 ने भी विभाजन किया। चलो जी, और बन गई, और बन गई। चलो, और नई कोशिकाएं बनी है, और विभज्योतक ऊतक बना है नहीं बना? आपने बोला हाँ सर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना बेटा जी। यहां पर अब क्या हुआ, ये जो थी ना, ये वाली, ये 6 जो थी, ठीक है ध्यान से सुनना, सॉरी ये 6 नहीं, ये 9 कर देता हूं। ये जो 9 जो है कोशिका, ये 9 दिख रही है, ये 9। ठीक है, ये 9 कोशिका बदल गई, इसमें इस आकृति में बदल गई है। ठीक है, और ये 9 कोशिका, ध्यान से सुनना, ये 9 कोशिकाएं, ये वाली 9 ये बदल गई है, ऐसी हो गई है। आया समझ में? क्या बोला, वापस से देखिएगा, जिनको नहीं समझ में आया वापस से देखिएगा, फिर से सुनिएगा। ये 9 इस आकृति में बदल गई है, ये 9 इस आकृति में बदल गई है, यहां पर 9 बना देता हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना, ये कौन सी थी भाई? आप बोलेंगे सर ये विभज्योतक ऊतक थी, ये इस आकृति में बदल गई है। ये कौन सी थी मेरे भाई? सर ये जो 9 थी ये भी विभज्योतक थी, इसमें बदल गई है ना। अब ये जो है ना, ये इनमें खत्म हो गई विभाजन की क्षमता, इनमें ये जो बनी है इनमें हो गई खत्म, क्या? विभाजन की क्षमता। अब ये विभाजन नहीं कर रही है, ये बस पड़ी हुई है और काम कर रही है। क्या बोला? ये सिर्फ एक पेड़ के अंदर पड़ी हुई है और कार्य कर रही है, विभाजन नहीं कर रही, विभाजन नहीं कर रही, बस काम करे जा रही है, विभाजन नहीं कर रही है। अब इनको मैं क्या बोलूंगा? स्थायी ऊतक। तो मेरे ख्याल से आपको मीनिंग समझ में आया होगा कि विभज्योतक ऊतक क्या होती हैं? वो कोशिकाएं जो लगातार विभाजन करती रहती है। मैंने कैसे दिखाया? मैंने पहले 6 दिखाई थी, कोशिका दिखाई थी, वो 6 से 12 हुई, 12 से 24 हो गई। अब उनमें से 9 बदल गई, 9 और बदल गई। अब जब ये बदल गई है किसमें? ऐसी कोशिकाएं में जो विभाजन नहीं कर रही है, तो ऐसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? स्थायी ऊतक कहलाएगा। बताएं, कहानी समझ में आई है क्या? कि स्थायी ऊतक वो ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। मेरे भाई भूल मत जाना, ठीक है। और ये कैसे बनती है याद रखना, इनका निर्माण किससे होता है? इन्हीं विभज्योतक से। ये विभाजन करती है, करती रहती है और बदलती रहती है इनमें, क्योंकि ये तो विभाजन कर नहीं सकती, तो ये और कैसे बनेंगी? तो यही इनका निर्माण करती है। बताएं, समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। अब ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। मेरे शरीर में सोचना, मेरे शरीर में हृदय है। आप बोलेंगे हाँ सर है ना। उस हृदय में हृदय की कोशिका होंगी। आप बोलेंगे हाँ सर, हृदय में हृदय की कोशिका है। हृदय में कोशिकाएं जो मिल रही हैं वो किसकी हैं? मस्तिष्क की थोड़ी ना, हृदय की है। सिंपल। क्या कार्य कर रही होंगी? मेन कार्य क्या है हमारे हृदय का? धक 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 धक, क्या करना? धड़कना होता है ना, पंपिंग होती है ना किसकी? हृदय की। सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, यही होता है ना। यानी हृदय की कोशिकाओं का मेन कार्य क्या था? हमारा पंपिंग था। पंपिंग का मतलब तो समझ में आता है ना, धड़कना। ठीक है, धड़कन पैदा होती है ना। चलो, सिंपल सा था, समझ में आया? अब बोलिए सर हम तो पादप पढ़ रहे थे, फिर ये हमारे ऊपर कैसे आ गए? कोई कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुना। हृदय की कोशिका क्या कार्य है? मेन कार्य क्या है? पंपिंग का। चलो जी, सिंपल। चले आगे। अब ध्यान से सुना बेटा, मेरे अंदर किडनी है, किडनी नाम सुना है? चलो, वृक बोलते हैं जिसको, किडनी को हम वृक बोलते हैं। किडनी को क्या नाम देते हैं? वृक। किडनी के अंदर कोशिका नहीं है ना? किडनी के अंदर भी क्या होंगी? कोशिकाएं होंगी, बिल्कुल होंगी। अब जरा सोचिए, किडनी की जो कोशिकाएं होंगी यानी वृक की कोशिकाएं जो होंगी, उनका कार्य क्या होगा? क्या वो धड़केंगी? दुक 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 दुक? क्या उनका कार्य धड़कना है? नहीं, उनका कार्य होता है छानना। जो हमारे रक्त में अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं ना, वे खराब हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया। ध्यान से सुनना, यूरिया होता है हमारे रक्त में, उसको छानना, और छान कर क्या बनाना? मूत्र बनाना, यूरिन बनाना। ठीक है, तो जरा सोचिए, वृक की कोशिकाएं किससे संबंधित है? पंपिंग से, धड़कने से संबंधित है कि उत्सर्जन से संबंधित है? सोचना, समझना, किससे? सिंपल सा कार्य पूछ रहा हूं, किससे संबंधित है ये? आप बोलेंगे सर उत्सर्जन से। मैंने कहा चलो जी, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए एक तीसरा और उदाहरण ले लेते हैं जल्दी से। मस्तिष्क, ब्रेन, ये हमारा हार्ट, ठीक है, वृक यानी किडनी। भैया मस्तिष्क में कोशिका है क्या? मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में सेल्स हैं बेटा, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स है। हाँ जी, मस्तिष्क में भी क्या होती है? कोशिका। और आप उन कोशिकाओं का नाम अच्छे तरीके से जानते हैं, तंत्रिका कोशिका, जानते हैं ना? चलो आप मुझे बताएं, इनका कार्य क्या होता है? क्या ये धड़कती है? हमारा मस्तिष्क धड़कता है? धक 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 नहीं ना। क्या हमारा मस्तिष्क उत्सर्जन करता है? हमारा मस्तिष्क जो है हमारे रक्त में जो यूरिया उसको छानता है क्या? नहीं। तो फिर क्या कार्य करता है? ये शरीर का नियंत्रण करता है कि मुझे लिखना है, बोलना है, चलना है, उठना है, बैठना है, सोचना है, खाना खाना है, नहीं खाना है। ठीक है, यानी पूरे शरीर का जो नियंत्रण होता है ना, वो कौन करता है? इनकी कोशिकाएं। हाँ जी, चले आगे। अब आप मुझे बताएं, मस्तिष्क की कोशिकाओं का एक निश्चित कार्य है,
वृक्क की कोशिकाओं का निश्चित कार्य है, हृदय की कोशिकाओं का निश्चित कार्य है। ठीक है, आप मुझे बताना, मेरा आपका इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, हम सभी का निर्माण कैसे हुआ? सोचो कैसे हुआ? आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, हम बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम सभी मनुष्यों का निर्माण किससे हुआ है? हमारे माता पिता से। भाई मैं अपना ही उदाहरण लेकर चलूं, क्या होता है ना, जब चीजों को आप अपने ऊपर लेकर चलते हो ना, तो बड़े अच्छे से समझ में आता है। हर एग्जांपल को ना अपने ऊपर लेकर चलना, ठीक है, कि मेरा निर्माण कैसे हुआ? मेरी मम्मी से, मेरे पापा से। ऐसे ही हुआ ना कि मम्मी से कौन? अंडाणु, और पापा से कौन? शुक्राणु। ये कौन है? युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? गैमेट्स, युग्मक, जो आगे चलकर एक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक नर ने क्या निकाला? उत्पन्न किया शुक्राणु, जो एक कोशिका है। याद रखना, क्या है ये? एक कोशिका है। उसी प्रकार अंडाणु भी क्या थी? एक कोशिका थी। दोनों का संलयन हुआ, दोनों जुड़े, संलयन का मतलब दोनों जुड़े, और जुड़ने से किसका निर्माण हुआ? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, युग्मनज का। अब आप मुझे बताएं, युग्मनज यानी जाइगोट एक कोशिका है या नहीं है? सोचना, क्या ये एक कोशिका है या नहीं है? ये एक युग्मनज एक कोशिका है या नहीं? ठीक है, यही युग्मनज क्या बना रहा है? संपूर्ण शरीर बना रहा है। शरीर नहीं बोल रहा हूं मैं, शरीर लिखा है, पूरी बॉडी बना रहा है। कौन? ये युग्मनज। अब थोड़ा सा ना दिमाग पर जोर डालें और सोचें, एक कोशिका मेरे भाई, एक कोशिका जिम्मेदार थी पूरी संरचना बनाने के लिए, पूरी बॉडी बनाने के लिए। यानी क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा हृदय बनाने की इंफॉर्मेशन इस कोशिका में थी या नहीं थी? आप बोलेंगे हाँ सर थी। मेरी किडनी बनाने की इंफॉर्मेशन इस कोशिका में थी या नहीं थी? हाँ थी। मेरा मस्तिष्क बनाने की इंफॉर्मेशन इस कोशिका में थी या नहीं थी? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल थी। यानी ये एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, क्या बनाने के लिए? पूरा शरीर बनाने के लिए, शरीर के भाग बनाने के लिए, है ना? सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे, पक्का ना? अब इधर देखना, अब ये जो चीजें लिखी है ना, ये कुछ समझाने के लिए लिखी है। देखिएगा इधर, मुझे बताना, ध्यान से सुनना। स्कूल्स में ना पेपर जब आते थे ना, मेरे को याद आ रहा है, तो प्रश्न आते थे। जैसे एक प्रश्न आया कि जैसे एक प्रश्न मान लेते हैं, कौन सा, हालांकि ये बाद में हम पढ़ेंगे, समसूत्री और अर्धसूत्री, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में विभेद प्रस्तुत करो। इस तरीके से प्रश्न आता था कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में विभेद प्रस्तुत करो। अब इसी को ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आप बोल रहे सर आप कहां की कहानी कहां ले जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। समझो मेरे भाई, हर चीज को दूसरी चीज से लिंक करके देखो। अब यहां पर आप बोलिए सर क्या होता है समसूत्री, क्या होता है अर्धसूत्री? मैं बोलूंगा कोई जरूरत ही नहीं है, अभी जरूरत ही नहीं हमें इसकी। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, हमने अभी पढ़े नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर मेरा मेन फोकस जो था ना समझाने का, वो था ये वर्ड विभेद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएट। इसका मीनिंग मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आता है। विभेद या डिफरेंशिएट का मीनिंग क्या होता है? क्या? अलग अलग। यही होता है ना कि विभेदीकरण करो, यानी अलग अलग तरीके से दोनों के बारे में बताओ। यही होता है ना विभेद का मतलब, यही होता है ना। अब आप मुझे बताना, क्या हृदय की कोशिका का जो कार्य है, क्या वो वृक्क कर सकती है? नहीं। क्या वृक्क की कोशिकाओं का कार्य हृदय की कोशिका कर सकती है? नहीं। क्या मस्तिष्क की कोशिकाओं का कार्य वृक्क की कोशिकाएं कर सकती है? नहीं। क्या वृक्क की कोशिकाओं का कार्य मस्तिष्क की कोशिकाएं कर सकती है? क्या? नहीं। क्या हमने इन कोशिकाओं का कार्य बांट दिया या नहीं बांट दिया? विभेदीकरण कर दिया या नहीं कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया या नहीं कर दिया? बस इतनी सी बात जरा सोचिए। मीनिंग समझ में आया क्या? कि ये कोशिका का निश्चित कार्य, ये कोशिका का निश्चित कार्य, ये कोशिका का निश्चित कार्य, यानी ये आपस में एक दूसरे से कैसी कोशिकाएं हैं? ये विभेदीकृत कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं बेटा जी? विभेदीकृत कोशिकाएं हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स है या नहीं है? सर सोचिए, विभेदीकृत कोशिका यानी ऐसी कोशिका जो दूसरी कोशिका का कार्य नहीं करेगी। हमने उसका विभेदीकरण कर दिया कि ये जो कोशिका ये एक निश्चित कार्य करेगी, उसका कार्य ये नहीं करेगी। ये जो कोशिका निश्चित कार्य करेगी, उसका कार्य ये नहीं करेगी। ये जो कोशिका निश्चित कार्य करेगी, उसका कार्य ये कोशिका नहीं करेगी। यानी ये आपस में अलग अलग कोशिकाएं है नहीं है, ये आपस में विभेदीकृत कोशिकाएं हैं या नहीं है? क्या मैं इनको डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बोलूंगा ना? समझ में आ गया? अब सुनना ध्यान से सुनना। इसका कार्य निश्चित था, इसका कार्य निश्चित था, इसका कार्य निश्चित था। ये क्या कहला रही है? आपकी विभेदीकृत कोशिका कहला रही है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या इसका कार्य निश्चित था? क्या इसका कार्य निश्चित था? सोचिए, क्या ये एक निश्चित कार्य कर रही है? क्या? नहीं भैया, ये तो हृदय की कोशिका भी बना रही है, यही कोशिका हृदय की कोशिका भी बना रही है, किडनी की कोशिका भी बना रही है, ये मस्तिष्क की कोशिका भी बना रही है। क्या ये एक निश्चित कार्य कर रही है? आप बोलेंगे नहीं, तो मैं ऐसी कोशिका को क्या बोलूंगा? अविभेदित कोशिका। क्या बोलूंगा? अविभेदित कोशिका।
आया मीनिंग समझ में या नहीं आया? मीनिंग आया, क्लियर है, समझ में आ गया? चलें आगे। अब आप बोलेंगे सर ये सारी चीजें क्यों बताई थी? एक और उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक और उदाहरण बताता हूं। देखो, मान लो मेरा घर बन रहा है। अगर आप अभी भी ये चीज समझ में नहीं आई ना, मान लो मेरा घर बन रहा है, ठीक है। अब उस घर को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए जरा सोचिए। मुझे मिस्त्री की जरूरत है, मुझे मजदूर की जरूरत है, मुझे जो नल की फिटिंग करते हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लम्बर, उसकी जरूरत है। जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करेंगे उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रीशियन, उसकी जरूरत है, ठीक है, इनकी जरूरत है। और भी कई सारे लोगों की जरूरत होगी, पेंट करेंगे, है ना, मतलब कुल मिलाकर कई सारे लोगों की जरूरत होगी। अब आप मुझे बताएं, क्या मिस्त्री का कार्य इलेक्ट्रीशियन कर सकता है? क्या सोचिए, मिस्त्री का कार्य इलेक्ट्रीशियन कर सकता है? नहीं। क्या इलेक्ट्रीशियन का कार्य प्लम्बर कर सकता है? क्या नहीं। क्या प्लम्बर का कार्य मजदूर कर सकता है? क्या नहीं। भाई वो अपने काम में अपना काम जानते हैं, उन्होंने एक निश्चित काम सीखा है, वो करेंगे। मजदूर एक निश्चित काम कर रहा है, मिस्त्री एक निश्चित काम कर रहा है, प्लम्बर एक निश्चित काम कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन एक निश्चित काम कर रहा है। जरा सोचिए, जब ये एक निश्चित कार्य कर रहे हैं, ये अपना एक निश्चित कार्य करेंगे, तो मैं इनको बोलूंगा ना कि मैंने इनके बीच में विभेदीकरण कर दिया, नहीं कर दिया? जरा सोचिए, क्या ये डिफरेंशिएटेड है या नहीं है? क्या ये विभेदित है या नहीं है अपने अपने कार्य में, है ना? तो इनको मैं क्या बोलूंगा? विभेदीकरण कर दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने? इनके कार्य का विभेदीकरण कर दिया। तुलना करना इनकी किससे? हृदय, किडनी, मस्तिष्क, हमारा पेट, मतलब हर हमारे शरीर में अंग है ना, एक निश्चित कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे ना। अब जरा सोचिए, हमारी नाक जो है, क्या इसमें पाचन हो रहा है क्या, या हमारे पेट में हो रहा है? तो नाक का कार्य क्या पेट करेगा? नहीं ना। समझ में आया? तो ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? विभेदीकृत कोशिका। जैसे यहां पर ये लोग क्या कहला रहे हैं, इनका कार्य क्या हो गया? विभेदीकरण। लेकिन अब जरा सुनना, अब मान लो मैं हूं, जो बच्चे नहीं जानते मुझे, मेरा नाम पार्थ, ठीक है। मान लो मैं हूं, अब मैं ना मिस्त्री का भी काम कर सकता हूं, मैं मजदूर का भी काम कर सकता हूं, है ना, और मैं प्लम्बर का कार्य भी कर सकता हूं, और मैं इलेक्ट्रीशियन का कार्य भी कर सकता हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं विभेदीकृत कहलाऊंगा? क्या मैंने विभेदीकृत किया, या मैं सारे कार्य कर सकता हूं? मैंने बोला सर मैं सारे कार्य कर सकता हूं। अब मुझे बताएं, क्या मैं विभेदीकृत कहलाऊंगा कि अविभेदीकृत कहलाऊंगा? आप बोलेंगे सीधा सर आप कहलाएंगे अविभेदीकृत। आप सारे कार्य कर रहे हो, यानी आपने कोई निश्चित कार्य नहीं किया, आप सब कुछ कर रहे हो, यानी आप अविभेदीकृत कार्य कर रहे हो, ठीक है। अब आप मुझे इन चीजों की तुलना कर यहां पर बताइए, ये था युग्मनज, इस युग्मनज के पास है इंफॉर्मेशन ये सब कुछ बनाने की, यानी ये सारा कार्य कर रहा है, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, तो ये कैसी कोशिका? अविभेदीकृत कोशिका। लेकिन ये एक निश्चित कार्य करेंगे, ये निश्चित कार्य करेंगे, ये निश्चित कार्य करेंगे, एक दूसरे से क्या कर दिया हमने? इनका विभेदीकरण कर दिया, नहीं कर दिया? कर दिया ना। अब थोड़ा सा लास्ट बस इतनी सी चीज सुन लेना, क्या कि अविभेदित कोशिका जो थी, क्या यही जिम्मेदार नहीं थी इनका निर्माण करने के लिए? सोचो, क्या इन कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी कौन थी? यही तो थी ना, कौन? युग्मनज। इसी के पास इंफॉर्मेशन थी सब कुछ बनाने की, यानी मैं बोल सकता हूं एक अविभेदीकृत कोशिका जो होती है वो बदलती है किसमें? विभेदीकृत कोशिका में। भारी तो नहीं पड़ा मामला? क्या कि यही अविभेदीकृत कोशिका जो थी ये बदली किसमें? विभेदीकृत कोशिका में। ये ना हमारे नोट्स में, हमारी बुक्स में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा बेटा। ये सिर्फ एक टीचर के एक्सपीरियंस से, उसके पढ़ाने से, उसकी बहुत सारी चीजों को समझने से ये सारी चीजें बताई जाती हैं। अब ऐसा कोई नहीं लिख रहा है आपकी बुक्स में, इस तरीके से नहीं समझाया जाएगा बुक्स में। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस से ये टीचर आपको समझा सकता है, आपको बता सकता है मीनिंग, ठीक है। तो एक अविभेदीकृत कोशिका किसमें बदली? विभेदीकृत कोशिका में बदली है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है विभेदी। ध्यान से सुनना, विभेदीकरण। इस प्रक्रिया को बोला जाता है विभेदीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, हिंदी में बोलते हैं विभेदीकरण। यानी एक अविभेदित कोशिका विभेदीकरण करके विभेदीकृत कोशिकाओं में बदलती है। एक अविभेदित कोशिका जो कई सारे कार्य कर सकती थी, जिसका एक निश्चित कार्य नहीं था, कैसी थी? अविभेदित थी। उसने क्या किया? उसने विभेदीकरण किया और बदल रही है किसमें? विभेदीकृत कोशिका में। ये प्रक्रिया जो है बदलने की क्या कहला रही है? विभेदीकरण। आज के बाद कभी जिंदगी में मत भूल जाना विभेदीकरण का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये सारी चीजें तो प्राणियों में थी, आप एनिमल्स की क्यों बात कर रहे हो? हम तो चैप्टर जो है उसमें बात कर रहे हैं किसकी? हमारे पादपों की, है ना। अब कुछ चीजें लिंक करनी पड़ती है बेटा समझाने के लिए। अब ध्यान से सुनना, हमने बोला पुष्पीय पादपों में जो ऊतक है बेटा दो प्रकार के हैं, एक विभजोतक ऊतक और एक स्थायी ऊतक। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, विभजोतक ऊतक वो थे जो लगातार विभाजन करते जा रहे थे, करते जा रहे। वो कौन है? विभजोतक ऊतक, ठीक है। और इन ऊतकों के पास सारी इंफॉर्मेशन है। क्या है? सारी इंफॉर्मेशन है। बस ये जब बदलेंगे स्थायी ऊतक में, तब ये स्थायी ऊतक एक निश्चित कार्य करेंगे। ये स्थायी ऊतक एक निश्चित कार्य करेंगे।
अब आप मुझे बताना, एक सिंपल सा प्रश्न मैं पूछूंगा, अगर गौर से पढ़ा है, ये जो आज मैंने बताया है बहुत ही तगड़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, मुझे बस इतना सा बता दो, इन दोनों ऊतकों में से कौन सा ऊतक विभेदीकृत ऊतक है और कौन सा अविभेदीकृत ऊतक है। बस इतना सा सोचना, आंसर अगर मिल जाएगा इट मींस मेरा आज का पढ़ाना आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। बस इतना सा सोचिएगा, ठीक है? नहीं सोच पा रहे हैं? सोच लिया पक्का? और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, याद रखना विभेदक ऊतक कैसे होते हैं, अविभेदीकृत होते हैं। अब सोचिए आप में से किस किस बच्चे ने ये चीज सोची, जबकि स्थायी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विभेदीकृत होते हैं। एक विभेदक ऊतक के पास इंफॉर्मेशन थी इनको बनाने की, जो एक निश्चित कार्य करने वाले हैं। यूं समझो ये युग्मनज है, ये ध्यान से सुनना, ये ध्यान से देखिएगा, ये इधर देखिएगा, ये एक युग्मनज था। क्या था? ये एक युग्मनज था। मान लेना, तुलना करना, जिसने लगातार क्या कर रहा है, विभाजन करता रहता है, जिसने लगातार क्या किया, विभाजन किया। अब विभाजन करने के बाद कई सारी कोशिकाएं बनाई, जिनमें से कुछ कोशिकाओं ने ये रूप धारण कर लिया और एक निश्चित कार्य करने लग गए, जिनमें से कुछ कोशिकाओं ने ये रूप धारण कर लिया और निश्चित कार्य करने लग गए। अब जरा सोचिए, ये वाला स्थायी ऊतक बनाने की इंफॉर्मेशन इस विभेदक ऊतक के पास थी या नहीं थी? कैसा था? ये अविभेदीकृत, लेकिन ये विभेदीकृत है। ये अपना एक निश्चित कार्य करेगा, स्थायी ऊतक ये अपना एक निश्चित कार्य करेगा। कौन स्थायी ऊतक? जरा सोचिए, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपका विभेदीकरण। तो वो बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा क्या कि सर ये स्थायी ऊतक कैसे बनता है, हमने बोला सर ये स्थायी ऊतक जो होता है ये विभेदक ऊतक से बनता है। कैसे? कौन सी प्रक्रिया से? विभेदीकरण से। कौन सी प्रक्रिया से मेरे बच्चे? विभेदीकरण प्रक्रिया से। अब जरा सोचना, ये जो आज मैंने आपको बताया है, दो प्रकार के ऊतक पादपों में, स्थायी, विभेदक, लगातार विभाजन करते रहते हैं, है ना, जिनका एक निश्चित कार्य तो है नहीं, कई सारे कार्य होते हैं, लगातार क्या कर रहे हैं, विभाजन करते जा रहे और विभेदीकृत हो जाते हैं, विभेदीकरण कर लेते हैं, बदल जाते हैं किसमें? स्थायी ऊतक में, जो विभाजन की क्षमता छोड़ देते हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता तो नहीं होगी लेकिन एक निश्चित कार्य तो करेंगे ना। ये होते हैं हमारे दो प्रकार के ऊतक। और आज जो मैंने आपको बताया है, ढेर सारी, बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं बच्चों। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलें आगे। अब आज जो पढ़ाया है, आई होप सारी चीजें क्लियर है। क्या कि ऊतक क्या होता है, ऊतक की परिभाषा क्या होती है, ऊतक का अध्ययन क्या होता है, ऊतक पादपों में शब्द किसने दिया, खोज किसने करी, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं पादप में, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दो प्रकार बताए, है ना, कौन कौन से? स्थायी विभेदक और स्थायी। विभेदक जो लगातार वृद्धि करते रहते हैं, एक निश्चित कार्य नहीं करते, निश्चित कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना, समझ में आ गया। जबकि यही विभेदक ऊतक जब विभेदीकरण करके कोशिकाएं बनाते हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं है लेकिन एक निश्चित कार्य करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? स्थायी ऊतक। आया समझ में? भूलेंगे तो नहीं? चलें आगे, पक्का। अब समय होता है बेटा जी आपके क्विज का। बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, ऊतक अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। जल्दी से सोच समझकर फटाफट आंसर दीजिए, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? दूसरा प्रश्न बच्चों यहां पर, उपरोक्त में से कौन पादप ऊतक है? इनमें से कौन पादप ऊतक है? विभेदक ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, इनमें से कौन सा ऊतक है जो पादपों में मिलता है? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहाँ पर, ऊतक अध्ययन क्या होता है? मैंने आपको बताया है और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान क्या होता है? ऊतकों का अध्ययन होता है। ये किया ना, सिंपल सा था। दूसरा प्रश्न था, इनमें से कौन पादप ऊतक है? आप बोलेंगे सर विभेदक, मैं बोलूंगा हाँ है। तंत्रिका पादपों में मिलती है? नहीं, तंत्रिका ऊतक नहीं मिलता। मांसपेशियां मिलती है, मसल्स मिलती हैं? नहीं। संयोजी ऊतक मिलता है, जैसे हड्डियां हैं, रक्त है, ये क्या कहलाता है आपका? संयोजी ऊतक मिलता है क्या? नहीं मिलता। खत्म बात। तो क्या मिल रहा है? विभेदक ऊतक। सीधा आंसर फर्स्ट। बताएं, सिंपल सा था या नहीं था? सिंपल सा था ना। तो ये था बेटा जी आज का क्विज। आई होप आप सभी के दोनों प्रश्न सही रहे होंगे। होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ेंगे मेरे भाई, क्या? ऊतक। लेकिन सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? विभेदक ऊतक। भूल मत जाना। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो लेक्चर आज जो आप देख रहे हैं इसको एक बार वापस से दोहरा लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कौन सा ऊतक? विभेदक ऊतक की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी। ओके देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।